एफपीसीसीआई कैसे देख रही है इस बजट को? मुझे याद है कुछ दिन पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा अभी तक हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, आप चाहती हैं कि जो एनर्जी है वो उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए क्योंकि बहुत आपको एक्सपेंसिव एनर्जी कॉस्ट आपको पे करना पड़ती है, उसकी वजह से आपका कंपेटिटिवनेस मुतासर होती है। तो आप इस बजट को अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बजट पे अभी तो मैं समझती हूँ कि अभी इसे डिटेल में एग्जामिन किया जाए तो ही इसके ऊपर जो है वो कोई हम अपनी एक राय दे सकते हैं। अभी तो सिर्फ वो जैसे कह रहे हैं कि आप तकरीरें सुन रहे हैं और कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तो कोई चीज़ जो है वो रिसीव ही नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जी हम जो है वो कोई 12,970 अरब रुपए का जो है वो टैक्सेस के थ्रू जो है वो करना चाहते हैं, अपनी टैक्स वसूलियां करना चाहते हैं, तो वो बड़ा अनरियलिस्टिक के लिए भी ना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम तो पहले शुरू दिन से यही बात कर रहे थे कि टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स को शामिल किया जाए, जो कि औरंगजेब साहब ने फरमाया भी है कि शायद पता नहीं 3600 ताजर जो हैं वो रिटेल सेक्टर से भी जो हैं वो साथ इंक्लूड हुए हैं, विच इज़ गुड थिंग। और अच्छी चीज़ जो बजट में अभी नज़र आई, जिसमें मैं ये कहूँगी कि जो आईटी के हवाले से कहा गया है कि डिजिटलाइजेशन जो है उसे किया जाएगा और उस चीज़ उससे कम अज़ कम ये आपका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इसमें आएगा। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री के हिसाब से देखूं तो मुझे कोई ऐसी खास रिलीव नज़र नहीं आता कि इंडस्ट्री को हमने कोई बहुत रिलीव दिया। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि दे हैव डिफाइंड कि एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए हम रीफाइनेंस स्कीम जो है उसका जो बजट है वो 3.8 अरब से बढ़ा के कोई 13.8 अरब रुपए करेंगे, जिससे डेफिनेटली दैट वुड बी अ सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट सेक्टर। उनको एक थोड़ा सा जो है वो इसमें एक सपोर्ट मिलेगी और थोड़ा उनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। बट ये जो टीएल है इसको फौरी तौर पे जो है वो बेसिकली जारी होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो संतो तजारत इस बात की मुतमिन ही नहीं है कि वो मतलब कैश फ्लो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, लिक्विडिटी के मसले हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्सपोर्टर्स के हवाले से मैं अभी श्री मांडवी वाला से भी बात कर रहा था, डॉक्टर खाकान साहब वो कह रहे हैं कि मुझे उसमें कोई उनके लिए चीज़ कोई रिलीफ उनको दिखाई नहीं दे रहा, ना ज़राअत के शोबे के लिए, ना एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। आप क्या देख रहे हैं कि बजट में कैसे इंडस्ट्री के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया गया? देखिए, इसके सिस्टम एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा। मतलब रिफंड अगर एक्सपोर्टर्स को उनका टाइम पर मिल जाए, ये फ्लाइंग इनवॉइसेस का सिलसिला टूट जाए, ये मैंने 2 बार गवर्नमेंट में रहते हुए रिफॉर्म किया है पर हम नहीं कर पाए। चलें अब इसको ऑटोमेट करें, सो एक ये बड़ा होगा। डीएलटीएल के पैसे देने हैं तो टाइम से मिल जाए। मुझे पता है कि पुराने पैसे पड़े रह जाते हैं, ये एक बड़ी चीज़ होगी कि उनके लिए आसानी पैदा हो। फिर अभी एक सुनने में आ रही है कि कोई ये जो हमारी बिजली है इसके लिए कोई एग्रीमेंट शायद IMF से रीच हो जाए। आई एम नॉट श्योर कि अभी हुआ है कि नहीं हुआ, पर बातचीत हो रही है। सो वो एक इंडस्ट्री के लिए रिलीफ होगा। पर देखिए, सबसे बड़ा रिलीफ क्या है, थोड़ा इसको समझें। अगर मालियाती खसारा संभल जाए मुल्क का, तो जो पैसे गवर्नमेंट बोरो कर रही है ना, वो SMEs को, एग्रीकल्चर को, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ही मिलेंगे। अभी तो 70-80% बोरोअर ही गवर्नमेंट है। किसी बैंक को ये है ही नहीं है कि वो कुरतुल नैन साहिबा के जो बिजनेस है उसमें जाके पैसे इन्वेस्ट करे। उसको तो मतलब टी बिल में 22-23% मिल रहा था, तो वो तो दे आर सिटिंग कंफर्टेबल। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी चेंज। यहाँ बियॉन्ड दी गवर्नमेंट, सो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, स्टेट बैंक का रोल आता है कि कैसे SMEs की फाइनेंसिंग। मैं आपके सामने एक फिगर रखूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 52 लाख SMEs हैं इस मुल्क में, 1,75,000 से ऊपर के पास फॉर्मल फाइनेंस नहीं है पाकिस्तान में। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू टू गेट देम गोइंग। सो फिर मैंने कहा है कि AOP पे जो टैक्स लगा है उसको रिव्यू कीजिए, उसको बढ़ाना ठीक चीज़ नहीं है। 35 से 45% पर ले जाना, आई एम श्योर कुरतुल नैन साहब भी समझती होंगी, मांडवी वाला साहब भी समझते होंगे। गवर्नमेंट को एग्री करवाएं, फंड को एग्री कराएं। दीज आर द सिस्टमैटिक एरर्स जो आप अगर रिमूव करेंगे तो पाकिस्तान में। फिर एक बात की गई है जो शायद बहुत लोग इग्नोर कर गए। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, मैं गवर्नमेंट में था, कि 1 विंडो ऑपरेशन। आई डोंट मीन द फॉरेनर्स के लिए, व्हाट आई मीन इज कि पाकिस्तान का रेगुलेटरी एंड मॉडर्निटी इनिशिएटिव, यानी कि रेगुलेशंस को देख के ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान को री रेगुलेट किया जाए। ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है। इसका भी जिक्र PRMI का बजट में है कि जैसे अभी इनिशिएट कर रहे हैं, अभी नहीं इनिशिएट हुआ, ये बड़े अरसे से चल रहा है, इसको इम्पटस दें ताकि ये चल सके।
दीज आर द रियल थिंग्स जो हमें करनी है। प्रोविंसेस के पास जो जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको ठीक करें। प्रोविंसेस अपने पैसे खुद कमाने के लिए तैयार हों। उनके पास 3 मेजर टैक्सेस हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। जीएसटी ऑन सर्विसेज उनके पास है, प्रॉपर्टी उनके पास है, एग्रीकल्चर उनके पास है, ये रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स ये तो है ही है, सिटीज के टैक्सेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। सो वी हैव टू गियर अप द कंट्री। ऑब्वियसली ये इम्पेटस बजट में नहीं नजर आया। कौम ये इम्पेटस ढूंढ रही है असद कि आपकी इतनी डेप्थ में जाकर सर्जरी जो है बजट में दिखाई दे। हमने जो बात नहीं की है असद, एंड मे बी इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, कि बजट का पूरा जो एक्सपेंडिचर सेक्शन है हमें उसको जाकर देखना है और उसमें बेहतरी पैदा करनी है, ताकि हम उसमें भी ऐसी ही सजेशंस दे सकें जैसी हमने आज टैक्सेशन की मत में दी हैं। ठीक है, तो इसको आप सर, जो जैसा मैंने अभी जिक्र भी किया था कि सैलरीड क्लास बहुत नालान दिखाई देती है इससे, उनकी जो स्लैब्स चेंज किए गए हैं, फिर 35% तक ले गए हैं सैलरीड क्लास को। और अभी हम स्लैब्स की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने देखा कि जो 3,33,000 रुपये माहाना ले रहा है उसको 35% टैक्स उसको इम्पोज किया गया है। और इसी तरह से जो है वो हैवी टैक्सेशन है और बड़ा अनहैप्पी है सैलरीड क्लास। आपके ख्याल में ये बोझ सिर्फ इसलिए डाला गया है सैलरीड क्लास पे कि आसानी से उनसे टैक्स लिया जा सकता है, तो चलें एक बड़ा कुशन हुकूमत को मिल जाएगा कि इनसे तो लेना, जहां से मिल रहा है, जहां से आसानी से आ सकता है, तो ये तो गैप करें? So that's part of it. The other part is that IMF has been keen on this कि इनको बराबर करें बाकियों के साथ। So IMF के साथ ये रीनिगोशिएट करना चाहिए। मे बी IMF कैन बी ब्रॉट अराउंड। ये जो 75 अरब है, अगर वो जो स्कीमें 75 अरब की PSDP में दी हैं MNAs को, वो वापस ले लें यहाँ से 75 अरब। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ IMF से निगोशिएशन कैसे होती है। आप उन्हें कहें मैं वो स्कीमें विड्रॉ कर लेता हूँ, आप ये 75 अरब विड्रॉ कर लें, बिकॉज आपको गिव एंड टेक के साथ IMF के साथ चलना पड़ता है ना। यू कांट रन दी IMF बाय, बिकॉज इट्स अ नंबर्स गेम ना, जो आपको एंड करनी है। यहाँ कहीं सब्सिडी विड्रॉ कर लें, इस 75 पे अगर कर सकते हैं तो कर लें, यहाँ कुछ और थोड़ा इसको टोन डाउन कर लें सो दैट पीपल आर कंफर्टेबल। इसी तरह AOP है, ये सारी चीज़ें निकालें ताकि सिस्टम से ये ऐसे ही निकले। एक्सपोर्टर्स को अगेन, बिकॉज जो आपने जिक्र नहीं किया वो है क्योंकि एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल रिजीम में ले आए हैं, ये राइट स्टेप है। इसको मैं गलत स्टेप नहीं कह रहा, बट यू हैव टू कन्विंस देम कि जो एक्सपोर्टर्स को 40 साल से हम एक इस्तिस्ना देकर 1% पे पाल रहे हैं, अब उनको हम कहेंगे कि आप नॉर्मल रिजीम में आ जाएं, सो दे विल शो अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस, बट वी स्टैंड विद द गवर्नमेंट टू डू द राइट थिंग। दे हैव डन द राइट थिंग, गुड जॉब ऑन देम। सो उसको उनके साथ अगेन डेवलपमेंट बार्गेन, जिस चीज़ को मैं कहता हूँ, उनको कहेंगे जी ये एवरीवन हैज टू कम, बट देन एग्रीकल्चर मस्ट कम, देन द होल ऑफ रिटेल एंड होलसेल मस्ट कम, सो दैट वी प्रूव टू द मैन्युफैक्चरिंग पीपल कि हम हर एक के साथ एक मसावी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। चलिए, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। जी कुर्रतुल साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी जो डॉक्टर साहब ने कहा एक्सपोर्टर्स के हवाले से? नहीं, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जब बात कर स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जाना है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि SMEs जो हैं वो इस मुल्क में इतनी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन फिर जो SMEs हैं उनके चैलेंजेस को एड्रेस नहीं किया जाता। एक्सेस टू फाइनेंस इज द बिगेस्ट इशू फेस। तो जब हम बात करते हैं, जैसे कि औरंगजेब साहब ने भी कहा कि जी ठीक है, वी एग्री के जो है वो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है पाकिस्तान ड्यू टू स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। अब वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं क्या जी? वो बेसिकली स्ट्रक्चरल फैक्टर यही है कि इनएफिशिएंट हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, हमारा जो ज्यादातर रिलायंस है वो हमने इंपोर्ट्स पर रखा हुआ, और इनएडिक्वेट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब अगर हम किसी भी मुल्क की मिसाल लेते हैं कि अगर उसने तरक्की की है, तो वहां पर जो है वो प्राइवेट सेक्टर की इंगेजमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इन रिलेशन टू GDP जो है वो वहां पर जहां पर ज्यादा हुई है वहां पर उन्होंने तरक्की की है। चाइना और इंडिया की आपके पास मिसाल मौजूद है। तो अब अगर हमने वो एग्जांपल लेनी है तो प्राइवेट सेक्टर को हमें इंगेज करना है। प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करने के लिए जो हमारी स्ट्रीमलाइनिंग है, रेगुलेटरी प्रोसेसेस, वो हमें करनी है। FBR के मसले हैं, रेड टेपिज्म के, हमारे ब्यूरोक्रेसी के मसले हैं। हमें इंसेंटिव नहीं है, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए भी नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर तो चले फिर दूर की बात है। मैं फिर बार बार कहती हूँ हर प्रोग्राम में कि SIFC के जो रोल है उसको हमें बड़ा स्ट्रांगली डिफाइन करना चाहिए। और SIFC एक इदारा ऐसा है कि जो कि जो ट्रस्ट डेफिसिट कायम हुआ है कि लोगों को मसला है कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम किधर जाएंगे, तो वो एक उनके आने से वो हम थोड़ी सी एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगी कि ये IT वाला जो एक कदम इन्होंने उठाया दैट्स रियली गुड, क्योंकि उससे कम से कम ये हो जाएगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान वुड बी कम इनटू द गेम।